शुरुआती 2 घंटों में तकरीबन औसतन 10% के लगभग वोटिंग हुई है और लंबी लंबी कतारें आज सुबह से ही 40 सीटों पर नजर आ रही है। और बनारस में तो गजब का माहौल है। हालांकि सुबह 7 बजे वो स्थिति नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके बाद कतारें जब लगनी शुरू हुई तो लंबी लंबी कतारें। बहरहाल 3 तस्वीरें स्क्रीन पर वाराणसी के अलावे आप भदोही और मिर्जापुर भी देख रहे हैं। लेकिन हम सबसे पहले चलते हैं, हमारे साथ सुजीत झा जुड़े हुए हैं। सुजीत झा, हम सुन रहे थे कुछ देर पहले आप जब बात कर रहे थे गाजीपुर में घूमते हुए मनोज सिन्हा जी से, तो उन्होंने कहा कि बहुमत से बहुत ज़्यादा, और सीएम के सवाल पर तो बोल गए बहुत सारे कैंडिडेट हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि गाजीपुर मनोज सिन्हा के सांसद बनने के बाद विकास के लिए कुछ बदला है या नहीं बदला है? और अगर बदला है तो क्या ये माना जाए कि जो उस इलाके का सांसद होता है या उस इलाके की जो नुमाइंदगी कर रहा होता है उसी पर होता है, वो स्टेट गवर्नेंस पर नहीं चलता है और लोगों को आस सिर्फ अपने नुमाइंदे से रहती है? सुजीत, देखिए प्रसून जी, आप जो पूछ रहे हैं कि मनोज सिन्हा के सांसद बनने या मंत्री बनने के बाद विकास हुआ है कि नहीं, हाँ की बात करें तो रेल में कुछ विकास हुआ है, कुछ नई ट्रेनें चली हैं, स्टेशन अच्छी हुई है। लेकिन हमको जो लगता है कि वो जो है आज से ज्यादा तरह से पोलराइजेशन की वजह से है। और सुजीत, आपके पास लौटते हैं। सुजीत, आपकी आवाज भी कट रही है और तस्वीर भी फिलहाल स्टिल हो गई है बहरहाल। लेकिन इसका दूसरे हिस्से पर हम आते हैं। शशिशेखर जी, ये सवाल हर जहन में होता है कि उस इलाके को लेकर विकास सांसद को करना चाहिए, सांसद पर नजर होती है, प्रधानमंत्री मोदी पर भी नजर है। वो चुनाव के समय वोटर के जहन में क्या चीजें चल रही होती है? जो इलाके का सांसद है उसने काम किया है नहीं किया है, वो किस पार्टी का है, या कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जिस तरह वार्ड के तौर पर पार्षदों का चुनाव होता है तो उसमें चल क्या रहा होता है डेवलपमेंट को लेकर? देखिए, चुनावों में अलग अलग ट्रेंड होते हैं। अगर आप ग्राम प्रधानी का चुनाव देखिए तो अलग तरह से लड़ा जाता है, व्यक्ति पर ही लड़ा जाता है पूरी तरीके से। संसद का इलेक्शन होता है, उसमें एक राष्ट्रीय छवि और राष्ट्रीय नेतृत्व भी होता है। लेकिन जिस चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जिसमें विधायक चुना जाना है, ये एक बड़ी बीच की स्थिति होती है। लेकिन इस चुनाव की मैं एक नई बात को रेखांकित करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने इस इलेक्शन को अपना इलेक्शन बना दिया। उत्तर प्रदेश के सर्टेन हिस्सों में ऐसा लग रहा है जैसे कि हम प्रधानमंत्री के लिए जनमत संग्रह कर रहे हैं, न कि किसी पार्टी, किसी नीतियों, किसी नेतृत्व के लिए। और ये आज की तारीख में अगर आप किसी भी वोटर से पूछिए, वो ये नहीं कहता मैं बीजेपी को वोट दूंगा या मैं गठबंधन को वोट दूंगा, वो ये कहता है मैं अखिलेश को वोट दूंगा या मैं मोदी को वोट दूंगा। तो ये बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि 2 व्यक्तियों के बीच का ये चुनाव हो गया है। और इसमें मैं उर्मिलेश जी की बात जो ये बार बार कहते हैं मायावती का इलेक्शन, तो ये भी सच है कि उनका वोटर थोड़ा मुखर नहीं है। इसका एक मतलब ये भी है शशिशेखर जी कि जब आप इस बात को कह रहे हैं कि अखिलेश भी मान लीजिए प्रचार कर रहे हैं, राहुल भी प्रचार कर रहे हैं, मायावती भी प्रचार और प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे हैं, तो जो टेंटेड उम्मीदवार होते हैं उनका दाग छुप गया क्योंकि ये चेहरे सामने आए, इन्होंने अपना चुनाव बना लिया है। तो ऐसे में सवाल, वो विकास तो दूर की गोटी है। मेरा कहना है जिस इलाके में जो जनता जिन्हें चुनने वाली है उसको नहीं देखकर अगर किसी और को देखकर उनको वोट दे रही है तो फिर विकास कैसे होगा? मुझे ऐसा लगता है कि विकास एक बड़ी भ्रामक सी, जैसे जो लोग कहते हैं विकास चाहिए, मैं उनसे पूछता हूँ विकास से आपका तात्पर्य क्या है? ओके, हम एक छोटा सा जवाब चाहिए, बताइए। हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर जो वोटिंग हो रही है स्कूल और कॉलेज में हो रही है, इंटरमीडिएट कॉलेज है, स्कूल है, उसकी इमारत को देखिए, जर्जर इमारत है जो दिखाई दे रहा है, कोई दूर से कोई देखेगा तो अच्छा है ना। अब उसके जहन में सवाल आएगा अंदर क्या पढ़ाई होती होगी, वो अभी हम लोगों ने देखा क्या पढ़ाई होती होगी। कुछ जगहों पर हॉस्पिटल्स की स्थिति देखिए, उसके परिसर में वोटिंग डालने की स्थिति डाली गई है। इस दौर में जितने डॉक्टर्स हैं, जितने शिक्षक हैं, सभी वोटिंग कराने में लग चुके हैं, सबको उसमें ठूस दिया गया है। तो डेवलपमेंट का मतलब हम मिनिमम में ही आ रहे हैं। ये चुनाव मिनिमम को भी हड़प लेता है क्या? ये जो लोकतंत्र के लिए कहा जाता है कि हम कुछ अयोग्य लोगों में अपनी नज़र में जो कम अयोग्य होता है उसको चुनते हैं। अगर आपने जो आज बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि जिस जगह हम वोट डालने जाते हैं उसकी हालत क्या है। अगर हमने गांव गोद लिया, हम गए गांव देखने के लिए, तो वहाँ जो महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा स्वच्छ अभियान और शौचालय की बात होती है, जो महिलाओं के लिए, जो बच्चियों के लिए शौचालय बनाया गया था वो कुछ नहीं था। एक छेद था, नाली थी और नाली के ऊपर 2 ईंटें रखी थी, उसमें जल भी नहीं था, पानी भी नहीं था। ये मथुरा शहर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर की बात है। उस पर ताला लगा हुआ था। हम लोगों ने प्रिंसिपल से पूछा कि ताला क्यों लगा हुआ है?
तो उनका ताला इसलिए लगा हुआ है कि हमारी टीचर्स कहाँ जाएगी, ये बच्चे तो अपने घर चले जाते हैं। यानी बच्चा अपना क्लास छोड़ के अपना घर जाएगा अगर उसको नेचुरल कॉल आती है। तो ये आप बहुत सही बात कह रहे हैं कि हमें वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। इनफैक्ट जो दिखता है, किसी बाहुबली का बाहुबल दिखता है, किसी नेता का आकर्षण दिखता है, किसी नेता की स्पीच दिखती है, और यही एक वजह है कि हमें उस तरह के प्रतिनिधि हासिल होते हैं जैसे शायद हम स्वयं हैं। उर्मिलेश जी, इसमें हमको लगता है आप जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन एक चीज़ और जोड़ दीजिए। एमपी लेड का पैसा 5 करोड़ रुपया मिला, या विधायकों को भी मिलता है अपने इलाके में। प्रधानमंत्री ने बीच में ऐलान किया था एक एक गांव गोद ले लीजिए। गोद इसलिए नहीं ले रहे थे कि पड़ोसी गांव वाला फिर नाराज ना हो जाए, वोट ना दे। हम इतने अंतर्विरोधों में फंसे हुए हैं कि जनता का पैसा राजनेताओं की सुख सुविधा में खप जा रहा है, लेकिन जनता के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं दे पा रहे हैं, और चुनाव लोकतंत्र का पर्व भी मान रहे हैं। देखिए, हमारे देश में जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है, डेमोक्रेसी के जितने स्वघोषित और तथाकथित स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें सियासत के लोग भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबने ये पिछले 30-40 सालों में या इसके पहले से भी, लेकिन इधर 2 दशकों में ज़्यादा हुआ है कि ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि जनता अपने इश्यूज़ को कतई चुनाव के दौरान न तो उठाए न सोचे। उनके दिमाग में, उनके मन में इश्यूज इंजेक्ट किए जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं। एक अजीब तरह का नहीं, इसका दूसरा जवाब दीजिए। क्या पॉलिटिकल क्लास के सरोकार जनता से नहीं बच रहे, और पॉलिटिकल क्लास वाकई एक दूसरे क्लास में तब्दील हो चली है? जैसे ही आप चुनाव जीतते हैं आपकी एक अलग क्लास हो जाती है। नहीं, बिल्कुल मैं वहीं आ रहा था। देखिए, आपने एजुकेशन की बात की, स्कूलों की स्थिति दिखाई आपने। मैं तो कह रहा हूं कि आप एजुकेशन और हेल्थ दोनों पैमानों पर अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश की हालत दयनीय है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 52% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में नहीं। जब मैं बच्चा था, जब हम जैसे लोग प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में जाते थे, तो उस वक्त 99.9% लोग सरकारी स्कूलों में या निगम के स्कूलों में पढ़ते थे। शहरों में केवल कुछ मॉन्टेसरी या नर्सरी स्कूल या अच्छे स्कूल हुआ करते थे। सरकारी स्कूल ही उन दिनों सबसे अच्छे माने जाते थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि हेल्थ सेंटर्स को देख लीजिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को देख लीजिए, बर्बादी की हालत है। जो पहले थे वो भी नहीं है। लेकिन क्या जनता जो वाकई जिससे सफर कर रही है वो इश्यूज उठा पा रही है चुनाव में? वो क्या उनका एजेंडा बना है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बना है? क्योंकि चुनाव, मैं बार बार वही फोकस कर रहा हूं कि लोकतंत्र के भारत में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबने फॉल्स कॉन्शसनेस, एक मिथ्या चेतना का पूरा माहौल क्रिएट कर रखा है। इसे कहते हैं पॉलिटिकल ट्रिविलाइजेशन, कि तुम्हारे इश्यूज कब्रिस्तान है, तुम्हारे इश्यूज श्मशान है, तुम्हारे इश्यूज ये है, तुम्हारे अंदर मंदिर है, मस्जिद है, आतंक है, ये है। अरे भाई, सवाल प्रिया पटेल से बातचीत कर रहे हैं हमारे संवाददाता जी। हिस्सा कट गया और दूसरा हिस्सा आ गया। संजय जी, हम इस बात को जरा सा आगे और बढ़ाना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने हार्वर्ड और हार्डवर्क का जिक्र किया था, और सरकारी स्कूल जो है हार्डवर्क का प्रतीक है, हार्वर्ड के प्रतीक तो शायद कॉन्वेंट के स्कूल होंगे। क्या ये माना जाए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पूरा विजन है वह उस मार्केट इकोनॉमी से इतर देख रही है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बड़ा कमजोर है और इस दुविधा में हिंदुस्तान फंसा हुआ है? इस बात से बिल्कुल भी मतभेद नहीं है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। आपने स्कूलों का जिक्र किया, अस्पतालों का जिक्र किया। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात क्यों करें, दूसरे राज्यों को भी देखें। पास में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और भी दूसरे राज्य हैं, राजस्थान है। किसी भी राज्य में अगर दूसरे राज्य, अलग अलग राज्यों की तुलना करें, और जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, या फिर सड़कों में सुधार जरूर हुआ है पिछले कई सालों में, और अलग अलग राज्यों में स्थिति थोड़ी अलग अलग दिखाई पड़ती है। लेकिन इन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सभी राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खस्ते हैं। हम इसी बात को चाह रहे हैं कि जब जिक्र सिर्फ गरीबों का होता है, गरीब तो आज़ादी के बाद से और गरीब हुआ हिंदुस्तान में, तो फिर गरीबों का जिक्र करके सत्ता में हर कोई आता है, लेकिन गरीबों का भला क्यों नहीं होता? और नहीं होता है तो फिर आपके पास विजन क्या है? नहीं, आपने इस बात का पहले जिक्र किया था। क्या ये लोग जो चुनाव लड़के जीत करके आते हैं, उनकी दुनिया और जो आम मतदाता की दुनिया बिल्कुल अलग है? मैं कहता हूं कि इनकी दुनिया नहीं। अगर आप मैनिफेस्टो को देखें,
चुनाव कई लेवल पे लड़े जाते हैं और बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, उनकी दुनिया और आम जनता की दुनिया बिल्कुल अलग हो जाती है। जिस तरह से पार्टी के मैनिफेस्टो में जो चीज़ पार्टी जिस बात को कहती है कि ये चीज़ें हम करेंगे, और फाइनली जब चुनाव आता है, जब कंस्टिट्यूंसी में लोग कि यही कैंडिडेट प्रचार करते हैं और वो दूसरी बातें करते हैं, और जब वो नेता बन करके जीत करके विधानसभा में जाते हैं तो वो ना तो मैनिफेस्टो को याद रखते हैं, ना वो वादे जो उन्होंने कैंपेन के दौरान अपने मतदाताओं के साथ किया था। तो बहुत बड़ा विरोधाभास है, पार्टी जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करती है और कैंडिडेट जो फील्ड में जाकर के लोगों से बात करते हैं। शशि और जी, चुनाव एक जीतने के कमेंट बाद यहाँ पर चाहेंगे हम ब्रेक से पहले जरूर, क्योंकि कोई सांसद एक बार बन जाए या कोई एक विधायक बन जाए और अगली बार उसकी जमानत जब्त हो जाए, बावजूद उसको पैसा मिलते रहेगा, पेंशन के तौर पर मिलते रहता है, वो कटता उठता नहीं है। जनता ने अगली बार उसको डंप कर दिया, उसके बाद कभी नहीं जिताया, फिर भी आजन्म उसको पैसा की व्यवस्था करा दी गई है। ये क्लास जो है, पॉलिटिकल क्लास, जब इसके अपने सरोकार जनता की मुश्किल हालात से नहीं जुड़ रहे हैं तो आप किस बात का जिक्र कर रहे हैं? ये बहुत दुखद बात है। बहुत साल पहले एक एमपी के घर पर नाश्ते के दौरान मैंने ज़िंदगी में सबसे पहली बार ये पानी की बोतल देखी थी, और जब मैंने देखी तो मैं बड़ा व्यथित हो गया। उस समय हम लोग दिल्ली में पानी नल से पी लेते थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप ये पानी पीते हैं कि नहीं? नहीं, हमारे स्वास्थ्य की बड़ी ज़रूरत है, हमें तो बहुत काम करना पड़ता है। तो मैंने निकल कर इस बात पे बड़ा अफसोस जाहिर किया था। तो हमारे जो क्लास की बात संजय जी ने की, जो आप कर रहे हैं, कि एक बार जब आप चुनाव लड़ते हैं तब तो अलग तरीके की बात करते हैं, लेकिन जब आप दिल्ली और लखनऊ में बैठ जाते हैं तो मुझे तो उपकार फिल्म का डायलॉग याद आता है, राशन पे भाषण सब देते हैं, भाषण पे राशन कोई नहीं देता। जो उम्मीदवार खड़े हैं औसतन 75% उम्मीदवार करोड़पति हैं। जो हमारे पास जानकारी सूची आई है उसमें समाजवादी पार्टी के 68% है, बीएसपी के 80% करोड़पति हैं, कांग्रेस के 78, बीजेपी के 76%। ये करोड़पतियों की भी लड़ाई होती है आपस में, बाहुबलियों की भी लड़ाई आपस में, लेकिन किसकी सरकार बनेगी, इन सब के लिए वोट और लोकतंत्र का पर्व भी है। बहरहाल हम एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट ये बताते हुए कि याद रखिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और इस चुनाव में सबसे कम महिलाओं को टिकट तमाम राजनीतिक दलों ने दिया है। तुरंत लौटते ब्रेक। हालांकि चुनाव में वोटिंग लगातार हो रही है, लेकिन जो खबरें लखनऊ से आ रही है और इन सब के बीच एक खबर सोमनाथ से भी आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ पहुंच गए हैं, वहां वो ट्रस्ट की बैठक में भी हिस्सा लेंगे और वहां पर उसके बाद उनकी मुलाकात सांसदों और विधायकों से भी है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि गुजरात में भी चुनाव इसी बरस नवंबर में होना है, तो एक उसकी भी अपनी तैयारी है। और इन सब के बीच माना यही जा रहा है कि सोमनाथ जो मोदी पहुंचे हैं तो सोमनाथ मंदिर में आज उनकी मौजूदगी होगी, तो जाहिर है कहीं ना कहीं ईश्वर के सामने बैठे हैं, तो फिर इच्छा अनिच्छा जो भी हो, लेकिन चुनाव का रिजल्ट अनुकूल हो, इस दिशा में बात उठती ही है और इस दिशा में जाएगी ही बात। वो वहाँ पर हैं। हालांकि ये आप जो दृश्य देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर,